हेलो बच्चों, मैं शिवम तिवारी चंद्रा क्लासेज प्रयागराज की तरफ से कॉमर्स का टीजीटी पीजीटी का असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो भी लेक्चर होने वाला है, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है और पेपर है, उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जिसमें मेरा जो रोल होगा, आपका जैसे आप आएंगे कॉमर्स के पेपर में, तो कॉमर्स के पेपर की जब भी बात करेंगे हैं तो इसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना। तो जनरली जब हम मान के चलेंगे तो जिसमें पेपर का रोल होता है वो एक होता है अकाउंटेंसी, है ना, जिसका नाम है लेखा शास्त्र। ठीक है। फिर एक पेपर है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसका नाम क्या है अर्थशास्त्र। ठीक। और एक पेपर रहेगा आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जिसका नाम क्या है व्यावसायिक संगठन। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब कोई कहेगा आप ऑडिट नहीं बता रहे हैं कोई, तो हमको ध्यान में रखना है जो हमको काम करना है। देखिए, जब भी हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट की पीजीटी की, तो हमको ध्यान में रखना है अकाउंटिंग के पेपर का अपना बहुत रोल है, बहुत जबरदस्त रोल है। ठीक है। तो मेनली जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं यहां पर, वो कौन सा डिस्कस करूंगा, वो मैं डिस्कस करूंगा आपका एक पेपर जहां पर अकाउंटिंग की बात हो। ठीक है। अब जब भी हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग की, तो चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, चाहे टैक्स अकाउंटिंग हो, सारी बातों का मैं यहाँ पर बात करूंगा, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो। ठीक है। इसके अलावा सो ऑन सो फोर्थ जितने भी होंगे। अब बात रही हमारी यहाँ पर मोड ऑफ क्लास की, तो जो भी क्लासेस होंगी आपको वो दोनों मोड में प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे वो इंग्लिश हो या वो आपकी हिंदी मीडियम के लेक्चर हो, है ना, दोनों मीडियम की आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। जब भी हम लोग बात करेंगे नोट्स का, ठीक है, तो हम लोग अपने नोट्स को यहाँ पर 3 पार्ट में लेके आएंगे। अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। जब भी हम लोग बात करेंगे, हम अपना जो भी टॉपिक होगा नोट्स का, उसको 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे हम लोग बात करेंगे, तो पार्ट नंबर 1 मैं बात करूंगा। पार्ट नंबर 1 पे जो चीजें मैं आपको लिखाऊंगा, प्लस जरूरी नहीं कि मैं सारी चीजों को लिखा पाऊं, है ना, तो मैक्सिमम चीजें मेरे पास क्या है, लिख के रखी हुई है ना। तो मैं उनको क्या करूंगा, आपको समझाऊंगा। जहां पर जो चीजें होंगी लिखने वाली, आपको बता दिया जाएगा, आप भैया इसको लिखिए। ठीक है। तो देखेंगे, पहला हमारा हो जाएगा जो मैं आपको क्लास में मैटर प्रोवाइड करूंगा, आप उस पर बात करेंगे। फिर दूसरे में हो जाएगा, जैसे हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, है ना। तो मान लीजिए मैं कोई आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो उसमें आप जैसे मान लो पार्टनरशिप की मैं बात करूंगा, तो पार्टनरशिप फंडामेंटल के मैंने जैसे पार्टनरशिप का फंडामेंटल है या टोटल पार्टनरशिप है, तो मैंने उसको 30 से 40 कॉन्सेप्ट में बांट दिया है ना। तो समस्या ये है, जब आप उसको कॉन्सेप्ट में बांट देंगे तो आपके सामने जो समस्या है वो समस्या ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग में जो सबसे आपका हैवी लेक्चर है वो है कौन सा, पार्टनरशिप। ठीक है। अगर हम पार्टनरशिप कवर कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग के 40% या 25 से लेके 40% तक का जो वेटेज है हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन आप ध्यान रखोगे, असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो हमारा सिलेबस रहेगा या ऑडिटर्स का होगा, वहां पर पार्टनरशिप की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। फिर जब हम बात करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1 के 2-4 न्यूमेरिकल, 3 के 3-4 न्यूमेरिकल, ठीक है। और जो हमारा तीसरा सेट रहेगा वो टोटली किस पर बेस्ड है, एमसीक्यूज पर। ठीक है। तो हम लोग जो काम करने वाले हैं वो इस पर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए, इसी के साथ मैं आज से अपने अकाउंटिंग के टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरीज है, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे क्लास ले रहे हैं, फिर कुछ दिन में हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इस क्लास को लाइव कर देंगे। ठीक है।
सॉरी। तो ध्यान में रखना है कि जितने भी बच्चे हों उनकी जो भी क्वेरी हो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बता दिया जाएगा, आप हमारे साथ जुड़ें, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। ओम श्री गणेशाय नमः। ठीक, आइए फिर। तो आते हम लोग यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग की जब भी बात करूंगा मैं, लेखांकन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ बेसिक की टर्म्स हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। जैसे कुछ कॉमन बातें हैं कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है। आएंगे देखेंगे कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी की जब मैं बात करूंगा, है ना, बोलते क्या हम लोग इसको, लेखांकन के जनक, ठीक है। तो हम लोग यहां जानेंगे कि जो लेखांकन के जनक हैं वो कौन है। वो है आपके ल्यूकस, कुछ लोग इसको ल्यूका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो जैसे बोलता होगा, ल्यूका पैसियोली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो इनकी बुक है, ये पहली बात हो गई। इनकी जो बुक है, बुक का क्या नाम है, बुक का नाम है डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरिस, ठीक है। तो हमको ध्यान में रखना है इनकी बुक का क्या नाम है भाई, डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरिस, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान में रखेंगे बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाई फादर कौन है। तो फादर है आपके ल्यूका पैसियोली या ल्यूकस पैसियोली, जो आप लोग जैसे समझते हो, ठीक है। फिर इनकी बुक का क्या नाम था, इनकी बुक का नाम है डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरिस, जो कब पब्लिश हुई है। तीसरी बात क्या है आपकी यहां पर, तीसरी बात है पब्लिश्ड, है ना, कब प्रकाशित हुई है। ये दो बातें लिख लेंगे हम लोग। बात करेंगे बुक जो प्रकाशित हुई है, ये बुक प्रकाशित हुई है 1494 में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब भी बात होगी कि फादर कौन है, तो फादर है आपके ल्यूका पैसियोली, ठीक है ना। बुक का क्या नाम है, तो ध्यान रखोगे बुक का नाम है डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरिस, ठीक है। और पब्लिश कब हुई, 1494 में। तो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जब मैं आगे बढ़ूंगा तो अब मैं बात करने वाला हूं आपसे की टर्म्स की। जब भी हम लोग अकाउंटिंग की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास फोन करते हैं, बहुत सीनियर रहते हैं हमसे तो ध्यान रखेंगे हम लोग, वो कहते हैं कि सर हम पढ़ने आ रहे हैं, हमको दिक्कत है बहुत, और जो समस्या है वो क्या है कि हमने 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल से अकाउंटिंग या कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स उनको छोड़ दिया है। कहीं मैं आरुख तैयारी कर रहा था, कहीं आरुख तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो आपको एकदम बिल्कुल फोकस रहना, जो भी हम लोग यहाँ बात करेंगे एकदम जीरो लेवल से बात करेंगे, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम लोग की टर्म्स पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जैसे आप जानेंगे कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, एक बार सब लोग शॉर्ट में नोट्स बना लो। ये चैप्टर की समरी है कि बेसिक में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर इवेंट्स क्या होता है, बात कर लेंगे हम लोग घटना की, ठीक है। फिर हम लोग यहां जानेंगे एसेट्स क्या होता है, संपत्ति, ठीक है ना। फिर हम लोग जानेंगे यहां पर लाइबिलिटीज क्या होती है, दायित्वों की बात करेंगे, दायित्व क्या होते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग जानेंगे यहां पर एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है वो यहीं से लिखें, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं सर मेरा तो हिंदी मीडियम है। आपको हम बताना चाहेंगे देखिए भैया, हिंदी मीडियम बहुत अच्छे मैटर बुकों में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप प्रयास करो, देखिए बहुत ज़्यादा हम लोग हाई लेवल की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ठीक है। छोटी मोटी आप इंग्लिश पढ़ें और उसको समझते रहें, ठीक।
तो आइए इसी के साथ कुछ आज हम लोग क्या करेंगे, अपना जो टॉपिक होगा इधर की टर्म्स के आसपास गुजारेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रांजैक्शन क्या होता है ना। तो देखोगे बेटा, हम लोग बात करेंगे यहां पर लेन देन की, ठीक है। आ जाए सब लोग। देखें, यहां पर दो पार्टी है, ठीक है ना। इसका नाम है मिस्टर एक्स, ठीक। फिर आप ध्यान दोगे, इधर दूसरी पार्टी है, ठीक है ना, इसका नाम है मिस्टर वाई, ठीक है। ये हमारी दो पार्टी हैं, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये कौन है आपका, ये सेलर है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, अगर ये सेलर है ना, तो इसके पास क्या क्या राइट्स है। सेलर के पास क्या होगा, ओनरशिप होगा। ओनरशिप का मतलब क्या, ये इसका मालिक है, ठीक। आपको ध्यान में रखना है, अगर ये मालिक है, ठीक है ना, तो इसके पास क्या होंगे, राइट्स, ठीक है। अधिकार किसके पास होंगे, इसी के पास होंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है। किसको ट्रांसफर कर रहा है, मिस्टर एक्स को, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ये जो सॉरी एक्स किसको ट्रांसफर कर रहा है, वाई को। तो वाई कौन है आपका, वाई है आपका बायर, ठीक है ना। ध्यान में रखेंगे, जिनको ना आता हो, इंग्लिश कम समझ में आता हो या ना आता हो, ध्यान में रखोगे ये कौन है आपका विक्रेता, ठीक है ना। ध्यान में रखोगे ये आपका कौन है, ये है आपका क्रेता, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। देखेंगे मिस्टर वाई को ये गुड्स ट्रांसफर कर रहा है ना, गुड्स ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है ना। मतलब सामान को हस्तांतरित कर दिया है। इसकी वैल्यू कितने की है, इसकी वैल्यू है 5,000 रुपए की, है ना। गुड्स ट्रांसफर कर दिया है, मतलब क्या है, सामान आपको हस्तांतरित कर दिया है। अब जब भी आपके पास सामान आएगा, बदले में क्या करोगे, आप भी ट्रांसफर करोगे। क्या ट्रांसफर करेंगे, अगर 5,000 का सामान है तो ट्रांसफर करेंगे फंड, पैसा, कितना, जितने का सामान है सामान कितने का, 5,000 का, ठीक। यहां पर जब भी आप बात करोगे ट्रांसफर की, तो ध्यान रखो यहां ट्रांसफर क्या क्या किया गया वाई को। जैसे ही आपने फंड ट्रांसफर किया, तो वाई को ट्रांसफर हो गए क्या, राइट्स, है ना, अधिकार। ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। फिर ओनरशिप, ओनरशिप का बात का मतलब क्या है, टाइटल ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखो, ये पूरा जो आपका डायग्राम है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ट्रांजैक्शन। बात समझ में आ रही नहीं, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया ट्रांजैक्शन क्या है, आप क्या बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे हम लोग, अब डिफाइन करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, जिससे भी पूछा जाएगा ट्रांजैक्शन क्या है, क्या कहेगा वो, कहेगा लेन देन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। ध्यान में रखिए, जब भी आपसे पूछा कि भैया ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो उसकी क्या एक मीनिंग है, वो मीनिंग आप कैसे डिफाइन करने वाले हो, जरा ध्यान दो सब लोग। देखोगे, पहली बात क्या है, यहां पर वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण हो रहा है, ठीक है। देखेंगे यहां पर क्या हुआ, वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण, ठीक है ना। पहली बात क्या है, अब आपको यह जानना पड़ेगा कि वस्तु क्या है और सेवा क्या है ना। तो ध्यान में रख, देखिए इसी तरह हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। हर एक टॉपिक में हर एक टॉपिक का मीनिंग है, ठीक है। तो देखेंगे, आ जाते हैं हम लोग, सबसे पहले यहां पर पढ़ लेते हैं एक बार कि वस्तु क्या है। जब भी बात करोगे वस्तु, इसको आप क्या बोलते हो,
माल बोलते हो, ठीक है। इंग्लिश की जब भी बात होगी क्या होगा, ये आपका गुड्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हमको ये बताओगे कि भाई गुड्स क्या होता है। जितने भी बच्चे बैठे हैं हमारे साथ, सब हमको बताएं गुड्स क्या होता है। तो देखोगे, जब भी आप बात करोगे गुड्स की, ठीक है, ये कौन है, ये है ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है, मानव है कि नहीं। तो ध्यान रखो, मानव कैसे सेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फाइड कैसे होगा ये, है ना। सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, संतुष्ट। कैसे संतुष्ट होगा, पता है भाई। देखोगे तो सबसे पहले आप जानोगे कि गुड्स क्या है भाई। संतुष्ट हम कैसे होंगे, जब आपको जिसकी नीड है वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो यहीं से हमारी गुड्स की डिफिनीशन बनी है। पहली बात क्या है, ध्यान में रखो, ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो कि मानवीय आवश्यकताओं को, जो कि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, पूर्ण करता है, वस्तु कहलाता है, ठीक है। सभी बच्चे देख लेंगे। तो ध्यान में रखिए, ऐसी कोई भी चीज जो क्या कर रहा है, आपके मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, वो क्या है आपका, वही गुड्स है ना। तो भाई अब सवाल ये उठा कि सर्विस क्या है, तो सर्विस भी वही है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। आइए फिर देखते हैं। तो सवाल ये हो गया भाई, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखें दूसरी बात लिखेंगे, दूसरा देखेंगे, वस्तुओं को देखा एवं छुआ जा सकता है, छुआ जा सकता है, ठीक है ना। और ध्यान रखिए, आप सेवा को ना तो देख सकते हो ना तो छू सकते हो, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। ऐसी कोई भी चीज जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती है वही वस्तु है ना। तो सर्विस भी तो वही है भाई। तो दोनों में अंतर क्या है, वस्तु को आप देख सकते हो और सेवाओं को आप ना तो देख सकते हो ना तो छू सकते हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे बढ़ोगे, वस्तु का या सेवा का, ठीक है। जब भी हम लोग बात करेंगे वस्तु एवं सेवा का एक निश्चित मूल्य होता है, ठीक है ना। वस्तु एवं सेवा का एक निश्चित मूल्य होता है, ठीक है। ध्यान में रखो, अगर इसका मूल्य ना हो, ठीक, जब भी आप किसी को सामान बेचते हो या सेवा देते हो तो बदले में क्या करते हो, आप कुछ ना कुछ अमाउंट लेते हो या देते हो कि नहीं। तो ध्यान में रखो, वहीं पर बात हो गई किसकी, मूल्य की। जिस वैल्यू से आपका हस्तांतरण होता है या ट्रांजैक्शन होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है, जो उसका वैल्यूएशन किया जाता है, वही क्या है, मूल्य है ना। अगर मूल्य ना हो तो सामान को आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब यहां से हम लोग बात अगर करना चाहें तो जिसको लिखना हो ऐसे लिख सकता है। वस्तु एवं सेवा में डिफरेंस की जब बात करोगे तो वस्तु क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ट्रांसफर किया जा सकता है, बट सेवा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस बात को आप ध्यान रखो।
वस्तु को इंसान जिसका है उससे आप अलग कर सकते हो, बट सेवा को आप उस इंसान से अलग नहीं कर सकते हो, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। वस्तु को आप देख छू सकते हो, सेवा को आप देख छू नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये 3-4 डिफरेंस आपको याद में रखना है। ठीक है, हम लोग वापस से अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, जो भी बच्चा जिनको नोट चाहिए होगा वो क्या करेंगे, आप अपने इंस्टीट्यूशन से जहां से आप क्लास ले रहे हो संपर्क करो। ठीक है, अपने पूरे नोट्स को यहाँ पर रखा गया है। ठीक, आ जाइए। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो पहली बात देखो, पहली लाइन का ही मीनिंग क्या है। अगर चाहे तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे अभी ऐसे क्लास होगा, फिर क्या होगा आपको, जब मैं रिवीजन क्लास दूंगा फास्ट ट्रैक पूरा इसी के साथ, तो ध्यान रखिएगा उसमें हम आपको और चीज़ों से अवगत कराएंगे। ठीक है, आ जाइए फिर। तो पहली बात क्या है, ट्रांजैक्शन की हम लोग बात करते हैं, है ना। लेन देन में क्या है, वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण होता है। ठीक है, फिर एक निश्चित मूल्य। ठीक है ना, तो ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात क्या है, अभी हम लोग भी क्या कर रहे थे, गुड्स और सर्विस में मूल्य की बात करें, प्राइस की बात करते थे, तो आपको ध्यान में रखना है कि वस्तु एवं सेवा का जब हस्तांतरण होगा तो एक निश्चित मूल्य होगा, उसी मूल्य पर उसका हस्तांतरण किया जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर तीसरी बात क्या है देखेंगे। वस्तु एवं सेवा का होना। ठीक है, जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आप चेक करोगे ना कि क्या आपके पास वस्तु एवं सेवा है। अगर वस्तु एवं सेवा नहीं होगी तो हम लोग ट्रांजैक्शन किसका करेंगे, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ध्यान में रखो, वस्तु एवं सेवा हो, उसका एक निश्चित मूल्य हो, है ना, वस्तु एवं सेवा का हस्तांतरण हो, है ना। फिर चौथी बात क्या है, इसको अभी हम लोग लाइन से लगा लेंगे। दो, जहां पर मैं लिख रहा हूं दो, वहां पर आप ध्यान रखिएगा, जब भी बात करोगे आप लिखोगे कम से कम दो, कम से कम दो पक्षकारों का होना। ठीक है ना, यहां पर ध्यान रखिए एक बात कि कम से कम कितने पक्षकार हों। ठीक है ना, कम से कम कितने पक्षकार हों, 2 पक्षकार, है ना। एक पक्षकार का नाम क्या है, क्रेता खरीदने वाला, और दूसरे पक्षकार का नाम क्या है, विक्रेता। ठीक है, तो आपको इसमें इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। ठीक, फिर एक बात और है इसमें ध्यान में रखना है हम लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आपको। ठीक, तो पहले हम लोग ध्यान में रखेंगे देयर मस्ट बी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना, वस्तु एवं सेवा का होना, है ना। गुड्स एंड सर्विस मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण। ठीक है ना, फिर सर्टेन प्राइस, है ना, एक निश्चित मूल्य। फिर ध्यान में रखेंगे कम से कम 2 पार्टी, एक पार्टी कोई भी ट्रांजेक्शन स्वयं नहीं कर सकती। मैं शिवम तिवारी खुद को सामान ना बेच सकता हूं ना खुद को सामान खरीद सकता हूं। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखोगे। इसके अलावा आपको अगर ट्रांजैक्शन में कोई और बात समझ में आ रही हो तो आप बता सकते हो, बताएं भाई। ठीक है, तो ध्यान में रखो यही 4 पॉइंट है। ठीक है, मैंने यहाँ वस्तु एवं सेवा और हस्तांतरण एक साथ ऐड कर दिया है। ठीक है, तो 5 पॉइंट इसी 4 कवर कर लिए। ठीक, आइए हम लोग इसके बाद बात करेंगे संपत्ति क्या होती है। ठीक है ना, लिखें बेसिक पॉइंट में दूसरा, यहां पर हम लोग बात करेंगे संपत्ति का। जब भी आप बात करोगे, देखोगे बात करोगे संपत्ति का, बहुत सवाल देखोगे आप यहां से लगातार पूछ रहा है ना। जब भी आप बात करेंगे देखेंगे सबसे पहले आप ये हमको बताओ संपत्ति क्या होती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं ना अभी बताएंगे ना जिससे बिजनेस चलता है। भैया बिजनेस किससे चलता है बताओ ना, वही तो पूछा रहा हूं। कोई लोग कहेंगे एसेट होती है संपत्ति, एसेट संपत्ति नहीं होती भैया, वो उसका इंग्लिश है, एसेट का हिंदी संपत्ति है। ठीक है, तो आपको यहां पर इन सब चीजों को जानना पड़ेगा।
ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कोई भी मूल्यवान संसाधन ठीक, कोई भी मूल्यवान संसाधन जिसकी ठीक है, जिसकी या जिसका लिखेंगे, जिसका एक सुनिश्चित जीवन चक्र हो, होता है। ठीक है, पहले इतना समझ लें हम लोग। देखें भाई, जब भी हम लोग बात करेंगे संपत्ति क्या होती है, तो यहां पर देखो मूल्यवान संसाधन की बात करेंगे, ठीक है ना। मूल्यवान संसाधन क्या है, आज की डेट में आप जब भी कंप्यूटर खरीदने आओ, हम आपको क्या करें, पुराने वाला बड़ा वाला कंप्यूटर आपको बेच दें, क्या करेंगे आप, बड़ा वाला कंप्यूटर हमारे यहाँ से लेके जाएंगे क्या, नहीं लेके जाएंगे ना। क्यों नहीं लेके जाओगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मार्केट की कोई वैल्यू, मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर अगर आप गाड़ी खरीदने आओ तो मैं आपको स्कूटर बेच दूं या स्कूटर दे दूं, ध्यान में रखो, क्या प्रेजेंट टाइम में या करेंट टाइम में स्कूटर की कोई वैल्यू है क्या, नहीं है ना। ये सब क्या है, आपका बस एक कबाड़ है। ठीक है, इसीलिए क्या बोला कि कोई भी मूल्यवान संसाधन, ठीक है ना, मूल्यवान संसाधन का मतलब क्या है, जिसकी करेंट टाइम में कोई ना कोई वैल्यू हो, फिर जिसका एक सुनिश्चित जीवन चक्र हो। ठीक है, ध्यान में रखो, जैसे आदमी हो गया या कोई भी हो गया, हर चीज का क्या है, एक निश्चित जीवन काल है। ठीक है, तो देखोगे ऐसी कोई भी इस संपत्ति, चाहे जो संपत्ति हो या कोई भी चीज हो, उसका एक निश्चित जीवन काल होता है। ठीक है, जैसे आप कोई गाड़ी परचेस करो, मोटर कार परचेस करो, ध्यान में रखो उसका समय क्या है, 10 से 15 साल। ठीक है, इसीलिए बोला गया कोई भी मूल्यवान संसाधन जिसका एक सुनिश्चित जीवन चक्र या आर्थिक चक्र, आर्थिक जीवन चक्र है। ठीक है, फिर जिसका उपयोग व्यवसायिक कार्यों को करने में किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखें, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग डिफाइन करेंगे व्यवसायिक कार्य। ठीक है ना, तो ध्यान रखो यहां पर जब भी बात होगी व्यवसायिक कार्य क्या है, आप क्या करोगे, या तो व्यवसाय में उत्पादन करेंगे, ठीक है ना, या तो क्या करेंगे आप, निर्माण करेंगे, है ना, या तो क्या करेंगे आप, सेवा प्रदान करेंगे। ठीक है, या तो इसके अलावा क्या करोगे, आप प्रबंध करोगे। ठीक है, इतने काम करोगे आप। ठीक है, तो ध्यान रखो कि संपत्ति क्या है, एक मूल्यवान संसाधन है जिसका एक सुनिश्चित जीवन चक्र होता है, एवं उसका उपयोग व्यवसायिक कार्यों को करने में किया जाता है। यहां पर व्यवसायिक कार्य से आज क्या है, आप यही सब काम करोगे। ठीक, तो देखोगे सबसे पहले आप जानोगे उत्पादन का मतलब क्या होता है यहां पर। आइए सबसे पहले आप हमको ये बताइए, सबसे पहले मैं यहां पर जानना चाहूंगा या बताना चाहूंगा प्रोडक्शन क्या है ना। आज मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, लिख ले सब लोग, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन, इसका मतलब क्या है, आपका निर्माण। ठीक है, लिख लें सब लोग। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग यहां पर।
देखोगे जब रॉ मटेरियल, जब भी आप बात करो रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, कच्चा माल, कच्चे माल पर प्रोसेसिंग हो, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे यहां पर रॉ मटेरियल पर प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, यहां पर सिमिलर नेचर के गुड्स या सर्विस, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रॉ मटेरियल पर प्रोसेसिंग हो रही है, पर ध्यान रखें जो प्रोडक्ट है, लिख सकते हो यहां पर द प्रोडक्ट, ठीक है, द प्रोडक्ट डज नॉट लूज हिज आइडेंटिटी, ठीक है ना, जब कच्चा माल पर प्रक्रिया हो, ठीक है ना, लेकिन वह वास्तविक रूप में ही हो, ठीक है, तो वो प्रोसेस आपने क्या नाम दिया, प्रोडक्शन। जैसे गेहूं का बीज डालेंगे तो आप क्या निकलेगा, गेहूं, ठीक है ना, चावल का बीज डालोगे चावल, ये क्या आपका प्रोडक्शन है। फिर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, देखोगे जहां पर रॉ मटेरियल अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे, है ना, रॉ मटेरियल में जब प्रोसेसिंग होगा तो डिफरेंट नेचर के गुड्स निकलेंगे, डिफरेंट नेचर्स या नेचर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, है ना, तो ध्यान रखो जब रॉ मटेरियल पर प्रोसेसिंग हो और वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर दे, डिफरेंट नेचर के गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करे, है ना, आटे से या गेहूं से आप मैदा बना सकते हो, आटे से रोटी बना लो, ठीक है ना, या आटे से बिस्किट बना लो, या कुछ भी कर लो, इस तरह कोई भी काम करते हो ध्यान में रखो वो क्या है, आपका मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक, इस संपत्ति क्या है, कोई भी मूल्यवान संसाधन जिसका कोई ना कोई वास्तविक जीवन चक्र है ना, जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्यों को करने में, व्यावसायिक कार्य क्या है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे आप, जिसको नोट करना हो यहां तक नोट कर ले। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहां पर टाइप्स ऑफ एसेट्स की, या क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन किसका कर रहे हो आप, असेट्स का कर रहे हो। तो देखोगे यहां पर जब भी आप बात करोगे एसेट्स का, एसेट्स कई तरह की होती है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां बात करने वाला हूं नॉन करेंट एसेट्स की। ध्यान में रखिएगा यहां से बहुत सवाल उठा रहा है, बार बार वो पूछता है निम्नलिखित में से करेंट एसेट कौन सी नहीं है ना, या फिक्सिस एसेट्स क्या है, तो वो सारी बात हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं, सभी लोग आँख खोलकर यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है ना। तो नॉन करेंट एसेट्स क्या है, देखोगे जब भी इसकी बात करोगे लिखोगे गैर चालू ठीक है, पहले की क्लास आपको कुछ बोरिंग लगी क्योंकि बेसिक है, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी आपका ऑटोमेटिक, जब आपको चीजें आ जाएंगी तो इंटरटेन होने लगा, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर करेंट एसेट्स, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं चालू संपत्ति की, ठीक। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर गैर चालू संपत्ति क्या है सबसे पहले, ठीक है, सभी बच्चे हेडिंग डाल लें आराम से। देखोगे पहला गैर चालू संपत्ति क्या है ना,
तो लिखोगे ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय में उत्पादन एवं निर्माण या प्रबंध में सहायता करती हैं, ठीक है, गैर चालू संपत्तियां कहलाती है। फिर जो बार बार यहां से पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है, वो इसका भी जब मैं पार्टीशन करूंगा टेंजिबल और इनटेंजिबल तो वहां पर बात करूंगा, ठीक है। तो ऐसी संपत्ति जो व्यवसाय के उत्पादन एवं निर्माण या प्रबंध में आपकी सहायता करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी गैर चालू संपत्तियां हैं, ठीक है। तो गैर चालू संपत्ति का मतलब क्या है, जो चालू नहीं, ठीक। फिर दूसरी बात क्या है, इनको एक जगह से दूसरे जगह पर दूसरे जगह पर हस्तांतरित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखोगे अगर मैं अपनी डेस्क बेंच कोचिंग की कहीं दूसरी जगह भेज दूं तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, अपने ये डिजिटलाइजेशन के जो सामान जिसके माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको दूसरे को दे देंगे कैसे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप बिजनेस को ऑपरेट करोगे तो इन चीजों को आप किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, या कह सकते हो आप बेच नहीं सकते हो इनको, ठीक है। फिर जब भी आप बात करोगे चालू संपत्ति की बड़ी दिक्कतें हैं यहां पर, देखोगे हमारा हमेशा अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और कब खत्म होता है, 31 मार्च, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का जो समय होता है वो टोटल कितने महीने का है, वो 12 महीने का है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेंगे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक संचालन वर्ष, 1 ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो ध्यान में रखोगे करेंट एसेट्स क्या होती है, ऐसी कोई भी एसेट्स जो 12 महीने में क्या कर सकते हो आप, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। कैश में अगर आपने इसको परिवर्तित कर दिया 12 महीने के अंदर तब तो ये क्या हो गई आपकी, तब तो ये हो जाएगी आपकी करेंट एसेट्स, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई एसेट्स है जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती है आजीवन, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, बिजनेस के अपने प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहे हो, वो क्या है आपकी चालू संपत्ति है, सॉरी गैर चालू संपत्ति, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग फिर से यहां पर देखेंगे, हम लोग बात करेंगे गैर चालू संपत्ति, ठीक है ना। ये क्या है आपका नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर नॉन करेंट एसेट्स के 2 पार्ट हैं, ठीक है। पहला है आपका टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपका इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। लिख लें भाई सब लोग, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इस टॉपिक को आपको जाने नहीं देना है, ठीक है।
तो इसको ध्यान रखिए। आप इसको क्या बोलते हो, टेंजिबल को मूर्तमान संपत्ति, ठीक है ना। फिर इसकी जब भी बात करोगे इसको क्या लिखोगे, अमूर्त संपत्ति, ठीक है ना। लिख लो सब लोग। तो ये दो हैं आपकी। जब भी बात करोगे आप टेंजिबल एसेट्स की, ठीक है, तो देखोगे ऐसी संपत्ति जो कि व्यवसाय में वास्तविक रूप से, वास्तविक रूप से उपस्थित रहती हैं। पहली बात। दूसरी बात, इनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जाता हो, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, ठीक, ऐसी संपत्ति जो कि व्यवसाय में वास्तविक रूप से उपस्थित रहती है एवं जिसका उपयोग व्यवसायिक कार्यों में किया जाता है। फिर आगे क्या है, जिसको देखा एवं छुआ जा सकता है, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स कहलाती है, ठीक है। अब आप ये नहीं पूछेंगे बार बार यहां पूछ क्या रहा है, वो पूछता है कि टेंजिबल एसेट्स पर क्या चार्ज करते हो, तो आपका आंसर है डेप्रिसिएशन, ह्रास। और अब देखो सेम बात, ये बात यहां पर सेम है कि नहीं। ये क्या है, क्या लिखा, ऐसी संपत्ति जो कि व्यवसाय में, सॉरी, यहां पर देखो क्या है, ये वास्तविक रूप से उपस्थित रहती है, यहां पर उपस्थित तो है, ठीक है। यहां पर क्या है, आप इसको देख सकते हो, छू सकते हो, पर ध्यान रखो यहां पर ये पॉइंट क्या है, नहीं है, ये उपस्थित तो है बट आप इसको ध्यान रखिए देख और छू नहीं सकते हो, है ना। व्यवसायिक कार्यों में इसका यूज तो हो रहा है, ठीक है। तो जो पॉइंट आपसे बात कर रहा है, पूछ रहा है बार बार, है ना, ये चौथा पॉइंट है। इन पर आप उठा के देख लीजिएगा, बार बार पूछा है, इन पर हरास चार्ज किया जाता है, ठीक है ना, इन पर हरास चार्ज किया जाता है, ठीक है। फिर इस पर सवाल है, इस पर क्या चार्ज करते हो, इन संपत्तियों पर या इन संपत्तियों को अपलिखित किया जाता है, राइट ऑफ, अपलिखित किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अपलिखित का मतलब क्या है, एमोर्टाइजेशन, ठीक है ना, या एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछता है कि भैया डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होता है, तो आप बताओगे भैया डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो टेंजिबल पर होता है, इनटेंजिबल पर संपत्तियों को अपलिखित करते हो आप, ठीक है। तो यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम लोग क्या करें, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। आइए आगे देखिए, फिर हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। आइए हम लोग बात करें एग्जाम्पल पर। इसके एग्जाम्पल क्या है आपके, लैंड एंड बिल्डिंग, सबको पता ही है, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी, फिर
फर्नीचर एंड फिटिंग, फिर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फिर लीज होल्ड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारी हैं। अभी तो हम लोग जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे बताएंगे आपको, ठीक है ना। अभी बस मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ठीक है। फिर जब भी हम लोग बात करेंगे इनटेंजिबल की, तो लिखेंगे यहां पर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बात रही हमारी नॉन करेंट एसेट्स से रिलेटेड। ठीक है, अभी मैं बात करने वाला हूं आपसे करेंट एसेट्स पर। ठीक है, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया भाई, देखो करेंट एसेट्स का मतलब क्या है, चालू संपत्ति का मतलब क्या है आपका, ऐसी एसेट जो 12 महीने के अंदर क्या है, 12 महीने को आपने क्या नाम दिया, इसको आपने नाम दिया वन ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो आप इसको लिख लो वन ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब क्या है आपका 12 महीना। ठीक है, तो 12 महीने में आप इसको क्या कर ले रहे हो, कैश में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिए। फिर आ जाएंगे हम लोग, बात करेंगे एग्जाम्पल पर, जब भी करेंट एसेट्स के, तो यहां लिखिएगा डेटर्स, कैश इन हैंड, फिर कैश एट बैंक। ठीक है, फिर बिल्स रिसीवेबल, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा, यहां पर और सी चीजें आ जाएंगी आपकी। ठीक है, तो सभी लोग यहां तक की बातें नोट कर लें भाई। आ जाते, फिर इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेंस पर। आप पहले लाइबिलिटी बात कर लें हम लोग, फिर करते हैं एक्सपेंस पर। देखोगे भाई, लाइबिलिटीज की मैं यहां बात कर रहा हूं, दायित्व की। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं दायित्व की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दायित्व क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है। ठीक है, एसेट्स के बाद नंबर आ रहा है लाइबिलिटी का। देखो, ये है आपका मिस्टर एक्स। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे इसको, बिजनेस को क्या करना है, रन एंड डेवलप करना है। ठीक, रन डेवलप क्या है, मतलब चलाना है बिजनेस को। अब जब चलाना है तो इसको क्या चाहिए, पैसा। पैसा मतलब फंड्स। ठीक है, अब ये बताइए पैसा कहां से आएगा। ये पैसा आपको मिल सकता है फैमिली से, ठीक है ना, ये पैसा आपको मिल सकता है फ्रेंड से, है ना, या तो ये पैसा आपको कहां से मिल सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, फैमिली देगी नहीं, फ्रेंड देंगे नहीं, है ना, क्योंकि आप वापस करोगे नहीं। ठीक है, तो आपको अल्टीमेट दरवाजा किसका खटखटाना पड़ता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज बैंक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बिजनेस को रन कराने के लिए क्या कर देंगे, लोन ले लेते हैं।
ठीक है ना। लोन कहां से लोगे आप? बैंक से। ठीक है ना। तो बैंक क्या करती है, जो आपको लोन प्रोवाइड करेगी, आप क्या करोगे, कुछ समय के बाद उसका पेड करोगे कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए, लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज आर फ्यूचर ऑब्लिगेशन, है ना, विच इज अराइजिंग ड्यू टू पास्ट एफर्ट। ठीक। तो ध्यान में रखो, ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, ऐसी कोई भी चीजें, जो लिख रहे हैं हम लोग चीजें, आपका वर्ड सही नहीं है, ठीक है ना। ठीक, ऐसी कोई भी, या ऐसा कोई भी, ठीक, अमाउंट बोल सकते हो आप इसको, एसेट्स लाइबिलिटीज आर फ्यूचर ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीजें ही लिख दे रहे हैं, एक्चुअल हिंदी याद नहीं आ रही आपको। ठीक है, जो भविष्य में दे है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो भविष्य में दे है, जिसको भूतकालीन, ठीक है, एफर्ट्स के द्वारा उत्पन्न किया गया हो। ठीक है ना, भूतकालीन प्रभार या कार्य के द्वारा उत्पन्न किया गया है, दायित्व कहलाता है। दायित्व कहलाता है। ठीक है, तो देखोगे, अंग्रेजी इसकी बड़ी इजी है। लाइबिलिटीज आर फ्यूचर ऑब्लिगेशन विच इज अराइजिंग ड्यू टू पास्ट एफर्ट। ठीक है, आज के डेट में मान लो आज हमने एक लोन लिया है, ठीक है ना, आज का डेट क्या है आपका, मान लेता हूं मैं 1 अप्रैल है 2020, है ना। पेमेंट आपको करना है 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है, तो आज के डेट में आपने क्या किया, लोन लिया कि नहीं लिया है? तो ये क्या है आपका, पेमेंट कब कर रहे हो? पेमेंट आप करो 2025 में। 2025 का फ्यूचर की बात है कि नहीं? तो ध्यान रखोगे, एफर्ट आज का, पेमेंट कल का। ठीक है, यही क्या है आपका, लाइबिलिटी। ठीक, इसीलिए बोला जाता है कि ऐसी कोई भी चीज जो कब दे है, भविष्य में दे है, या ऐसी देयता जो भविष्य में उत्पन्न हो रही है, लेकिन उसका एफर्ट कब किया गया, आज किया गया, तो वही क्या आपकी लाइबिलिटी है। फिर जब भी आप डिफाइन करोगे, लाइबिलिटी दो तरह की है। यहां पर देखिए, दायित्व को दो प्रकार से डिवाइड किया गया। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म, और दूसरा क्या है आपका, लॉन्ग टर्म। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, विथ इन 12 मंथ या 1 ऑपरेटिंग साइकिल, है ना। ये क्या है आपका, मोर देन 12 मंथ। ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीने के बाद पे करनी है, लॉन्ग टर्म। ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीने के अंदर पे करनी है, शॉर्ट टर्म। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग आगे। देखिए, एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो, जैसे केटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर बाकी जो बच गया वो सब क्या होगी, आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक पहले सब बच्चे नोट कर लें।
अब हम लोग बात करने वाले हैं एक लास्ट टॉपिक जो है आपका एक्सपेंस। आइए देखते हैं एक्सपेंस क्या है। अभी जब भी मैं आप किसी से पूछूंगा खर्चे क्या है, कोई नहीं बता पाएगा। तो सबसे पहले आप लोग जानोगे कि खर्चा क्या होता है। ठीक है, नोट कर लें, खर्चे क्या हैं। तो लिखेंगे सब लोग, व्यवसाय को संचालित करने के उद्देश्य से जो भी कोष को लगाया जाता है खर्चा कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या कहेंगे आप उसको, उसको कहेंगे खर्चा। बिजनेस को चलाने के लिए, है ना, जब भी आप बात करोगे संचालित करना है तो संचालित करने में कई तरह खर्चे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानेंगे। देखोगे एक एग्जाम्पल में खर्चे दो तरह के, ठीक है ना। यहां पर देखो, एक है आपका कैपिटल, दूसरा क्या है आपका रेवेन्यू, और एक है आपका डिफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, ध्यान दे भाई। तो ये क्या है आपका पूंजीगत खर्चा, ये क्या है आपका आयगत खर्चा, यहां से भी बहुत सवाल पूछा जाता है। और ये क्या है आपका स्थगित आयगत व्यय। ठीक है, तो ये तीन तरह के खर्चे जनरली आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर कैसे पहचानोगे आप, ये सभी बातें हम लोग, इसका एक अलग चैप्टर है वहां पर हम लोग करेंगे। ठीक है, जनरली आप समझ लो जो कैपिटल एक्सपेंस है ये क्या है आपका, ये नॉन रेकरिंग होता है। नॉन रेकरिंग मतलब क्या होता है, एक बार होने वाला है, बार बार ये नहीं होगा। जो पैसा आप कहां खर्च कर रहे हो, जो पैसा आपने खर्च किया है एसेट्स पर, है ना, ये क्या है आपका, ये आपका रेकरिंग है, मतलब बार बार होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप लोग इसको। फिर इसकी उपयोगिता जो है क्या है, मोर देन 1 ईयर। इसकी उपयोगिता क्या है आपकी, विथ इन 1 ईयर। फिर तीसरी बात क्या है, एक्विजिशन ऑफ एनी परमानेंट एसेट्स। ठीक है ना, एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब क्या है, खरीदना। ठीक है, परचेज वर्ड भी आप यूज करते हो एक्विजिशन के लिए। ठीक है, अगर इसका आंसर आपको किस में मिल गया है, यस में मिल गया, तो ध्यान रखिए ये क्या है आपका कैपिटल, अगर नो में मिल गया क्या है आपका ये रेवेन्यू है। तो पहली बात क्या है ये नेचर, पहली बात क्या था आपका नेचर, अगर नॉन रेकरिंग है कैपिटल, रेकरिंग है तो रेवेन्यू। दूसरी बात क्या है, यूटिलिटी मोर देन 1 ईयर है तो कैपिटल, विथ इन 1 ईयर तो रेवेन्यू। एक्विजिशन ऑफ एनी परमानेंट एसेट यट तो क्या है कैपिटल, नो तो रेवेन्यू। फिर चौथा क्या, आप इसको शो कहाँ करते हो, इसको आप शो करते हो बैलेंस शीट में, इसको आप शो करते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल में। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास रही है बेसिक की,
उसमें हम लोग इतनी ही बातों को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी कुछ और बेसिक की बातें हैं, हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, जैसे टर्नओवर क्या है, ठीक है। ये सब बात मैं आपसे धीरे धीरे करता रहूंगा। कई बार आपसे पूछा गया है टर्नओवर क्या होता है ना। तो एक साल में जो भी सेल होती है, आपने उसको क्या नाम दिया है, उसको नाम दिया है टर्नओवर, ठीक है। तो चंद्रा क्लासेस प्रयागराज की तरफ से मैं शिवम तिवारी, कॉमर्स सब्जेक्ट में अपने अकाउंटिंग के टॉपिक में मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ, ठीक है। हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको क्लास पसंद आएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला क्लास कल इसी समय जारी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय।